नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम कन्नौज में मौजूद हैं। किसी ज़माने में कहा जाता था कि कन्नौज जो है वो सपा का गढ़ होता है और इस समय हमारे पीछे जो है कन्नौज की जनता आपके सामने मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सपा दोबारा अपने गढ़ को बरकरार रख पाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 विधानसभा है जिसमें से 2 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं और 1 विधायक जो हैं वो सपा के हैं। तो क्या बीजेपी अपना परचम लहराएगी या सपा दोबारा अपना गढ़ बरकरार रख पाएगी, जनता से जानेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अभिषेक पांडे है। पांडे जी, एक बार बताइए, पंडित जी, चुनाव है 2022 का, सपा हुंकार बढ़ी हुई है, 400 पार की बात करिए, क्या लग रहा है गढ़ दोबारा जीत जाएगी क्या? कैसा गढ़? कौन सा गढ़? कौन कहता है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है? ये कन्नौज की जनता का गढ़ है और विकास का गढ़ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में इतना विकास किया है कि उस विकास को देखते हुए आप कहते हैं अखिलेश यादव 400 सीटें लाएंगे। इनकी 40 सीटें आ जाएं तो बहुत बढ़िया होगा, इनके लिए बढ़िया होगा, लेकिन हमें नहीं लगता ये 40 भी लाएंगे। हो सकता है ये 40 सीटें किसी टेंट हाउस से ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाद बाकी उनकी कथनी और करनी, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी जनता के बीच में जग जाहिर है। आप देखिए किस तरह से कल इनके विधायक इरफान सोलंकी ने सचिवालय में कितना बड़ा प्रश्न उठाया, ये नमाज वाला प्रश्न उठाया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, कहाँ से हिंदू हैं? इन्हें अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से बदलकर नमाजवादी पार्टी कर लेना चाहिए। वो नमाजवादी पार्टी जो हिंदुओं की हत्या करवाती है। इनके पिताजी ने अयोध्या में देखा था आपने, 1992 में हिंदुओं की, राम भक्तों की हत्या करवाई थी, कार सबकों पर गोलियां चलवाई थी। सिर्फ किस लिए चलवाई थी? क्योंकि वो एक मुस्लिम है, वो एक नमाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सर, मंच पे बैठते हैं न्यूज़ के, वो कहते हैं हम तो भाजपा के हिंदुओं की ठेकेदार है क्या? हम भाजपा वाले से बड़े हिंदू हैं। कौन? वो अखिलेश यादव। अरे अखिलेश यादव, इन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने का वादा किया था। कहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति लगी है? लेकिन हज हाउस बन गया है, 500 करोड़ का हज हाउस बन गया है, हजारों करोड़ की मस्जिदें बन रही हैं, कब्रिस्तान बन गए हैं। बताइए इन्होंने राम मंदिर में कितना चंदा दिया है? 1 पैसा भी चंदा दिया हो, बल्कि इन्होंने राम मंदिर में निर्माण में दान देने वाले चंदे पर सवाल उठाया है। ये हिंदू हैं? ये हिंदू नहीं है। देखिए इफ्तार हो, रोजा हो, कुछ भी हो, ये टोपी लगाकर मिल जाते हैं। आज जब चुनाव आ गया तो ये पहुंच जाते हैं लेकर घंटा, कहीं इस मंदिर में कहीं उस मंदिर में। आज होड़ मची है अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए। ये हिंदू हैं? ये कट्टर मुसलमान हैं। अरे कौन कहता ये हिंदू हैं? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अखिलेश यादव नहीं बल्कि अखिलेशुद्दीन है। और यही बात लेकर कन्नौज की जनता ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर नाराजगी। अरे नाराजगी, इन्होंने हत्याएं करवाई हैं, कार सेवकों की हत्याएं करवाई हैं। लेकिन बाबा जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, कार सेवकों के परिवार को सम्मान मिला है, उनके सम्मान को 4 चांद लगे हैं। आज उनके सम्मान के स्वरूप में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। टोटल हिंदू, उत्तर प्रदेश का हर हिंदू भाजपा को वोट देगा और उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। जय श्री राम। जी, आते हैं, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम नयन धोरे। देखिए सीधी सी बात है, कोई सरकार चलाने के लिए 3 मुद्दे होते हैं, सरकार का सुशासन, प्रशासन एवं शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की आप बात कर लीजिए तो योगी की शिक्षा की व्यवस्था एकदम पारदर्शी है। आज आप देख लीजिए, कोई भी टीचर अगर किसी स्कूल में नहीं जाता है तो उसकी तुरंत वेतन रोक दिया जाता है, उस टीचर की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। उस सरकार में क्या होता था, टीचर सुबह अपनी अटेंडेंस लगाने जाते थे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। मिड डे मील में घोटाला किया और यहाँ तक कि अखिलेश की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति है। हमारा वोट बैंक बिल्कुल ना अखिलेश का बिल्कुल ना भटक जाए, इसलिए हम बाबू कल्याण सिंह की शोक सभा में भी नहीं गए। इस प्रकार का अब एक मुख्यमंत्री के दायित्व होता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होता है हमें उसकी शोक सभा में जाना चाहिए। ये प्रोटोकॉल होता है, एक संवैधानिक दर्जा होता है, लेकिन आप उनके साथ भी नहीं गए। दूसरी बात, आप इरफान पे तो लिख दिए थे, उससे लिखने से क्या होता है? एक चीज़ बताइए, आपको भी सरकारी सब व्यवस्था मिली, आप भी लखनऊ में रहते हो, सब जगह रहते हो। अब मायावती गई, मायावती ने भी तो ट्विटर पे लिखा, फिर मायावती क्यों गई? अभी दूसरी बात, कल इरफान सोलंकी ने जो विधानसभा में बात उठाई है, ठीक है, नेहरू जी की बदौलत संविधान में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पर अब एक चीज़ बताइए, दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अपना देश में हिंदू मेजोरिटी देश है, यहाँ पे हिंदुओं को क्या, हिंदुओं के लिए अलग से मंदिर की व्यवस्था क्या विधानसभा में की गई है? संसद व्यवस्था में की गई? नहीं की गई है। तो वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आपको अलग से स्थान क्यों चाहिए? अगर आपको नमाज पढ़ने का इतना ही शौक है, जनता से इतना ही मतलब नहीं है, तो आप संसद और विधानसभा में क्यों जाते हैं? सीधी सी बात है। मेरा कहने का मतलब है कि ये हिंदू मेजोरिटी का देश है। हमने, ठीक है, सेकुलर के नाते हमने सबका साथ सबका विकास किया, लेकिन हमारा ये हिंदुत्व का देश है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, लेकिन हम लोग हिंदुत्व के नाते सबका साथ करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। आप पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को देख लीजिए, मेजोरिटी से माइनॉरिटी पे ला दीजिए। आप जो कह रहे हैं
सपा के ही नेता हैं बर्क, सुना है ना हमको। और एक नेता और थे अभी, एक शायर थे मुनव्वर राणा, वो तो आप योगी जी कितना तारीफ कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तालिबानी राज ले आए योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो तालिबान में हो रहा है वैसा उनको भी डर लगता है। क्या उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है जो तालिबान में हो रहा है? आप बताइए, खुद ही बताइए, आप तो मीडिया के अच्छे योद्धा हैं। कभी महिलाओं के साथ, किसी महिला के साथ गलत हो रहा है कि योगी जी कह रहे हैं कि 13 साल की लड़कियों को उठवा लीजिए? तालिबान में ऐसा हो रहा है? ऐसा तो हो नहीं रहा। मुनव्वर राणा के ऐसे ही संस्कार हैं तभी वो ऐसे कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार माहौल बीजेपी का है? बिल्कुल अच्छा माहौल है, और जितना पिछली बार था उससे दुगना माहौल है बीजेपी का। ये चीज़ें सुनते बहुत है, जैसे आप बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, ये सब बोले। हम बंगाल चुनाव भी किए, हम दिल्ली चुनाव भी किए, सब चिल्ला चिल्ला के बोले बीजेपी, मोदी मोदी मोदी। बाद में उनको पता चला फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, कूद के चले गए, वोट दे के चले आए ममता को, केजरीवाल को। तो कैसे? बंगाल चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक का वो देख लीजिए, मार्जिन देख लीजिए। पिछली बार कितने टीएमसी कितनी ज़्यादा सीट वोटों से जीती थी, इस बार कैसे जीती? आप एक चीज़ देख लीजिए, ममता बनर्जी कितनी पुरानी वहाँ से सीएम है, उनने अपना छोटे से छोटा अधिकारी, हर प्रकार से अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त कर रखा है। अब यहाँ पे धीरे धीरे टीएमसी का जो जनता परिवर्तित हो जाती है। अखिलेश यादव ने कहा है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, कुछ आम आदमी पार्टी के तरीके का वो भी मैनिफेस्टो लेके आने वाले हैं, तो क्या नहीं लगता इफेक्ट कर जाएगा? देखिए, दिल्ली की जनता फ्री यूनिट देख के भटक गई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, योगी जी की जनता, ये फ्री यूनिट देख के नहीं भटकने वाली। यहाँ राष्ट्रवादी सोच वाले लोग रहते हैं। योगी जी ने अगर जनता कर्फ्यू लगाया तो उन्होंने पूर्णतः पालन किया है। यहाँ की जनता 3 यूनिट, जो 300 यूनिट आप बिजली की फ्री की बात करें, यहाँ की जनता इन फ्री वादों से भटकने वाली नहीं है, क्योंकि पूर्व में सरकार रही है। आप जानते हैं, अगर उन्हें लैपटॉप बांटे, सब कुछ बांटे, वो सब सही है। अगर जनता इन चीज़ों को मायने रखती तो बीजेपी की सरकार नहीं लाती। फिर भी बीजेपी की, योगी की सरकार रहेगी, यहाँ पे हिंदुत्व की सरकार रहेगी। फिर भी नहीं आया वो। चलिए आपके पास आते हैं, आपका शुभ नाम क्या होगा? जी ऋषभ पांडे। पांडे जी, बात बताइए पंडित जी, जैसे इन्होंने बोल दिया, कल तो राकेश टिकैत हुंकार भरे हैं पंचायत से, उखाड़ फेंकेंगे जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, ओवैसी भी भरे हुए हैं, कैसे जीतेंगे? तो ये लग रहा है राकेश टिकैत जी किसको लाएंगे? हाँ। किसको लाएंगे? पता वही तो नहीं पता, वो विरोध भी नहीं कर रहे ऊपर से। अखिलेश जी को लाएंगे या मुलायम की बात करें, अखिलेश के पिताजी की, किसकी बात करें? जिनके समय में, जिनकी सरकारों में बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती थी। 2 फरवरी 2015 का गौरी हत्याकांड उठा लीजिए आप, लखनऊ राजधानी में ही क्या हुआ था, उसका मर्डर होता है अम्बेडकर लॉ कॉलेज में, और उसके बाद हत्यारे 8 टुकड़े करके सबके लिए घंटों घूमते हैं। इनकी पुलिस क्या करती थी? 2 फरवरी 2015। अच्छा, 15। हाँ, उसके बाद 2014 का 2 जून का बदायूं रेप कांड देख लीजिए। उसके बाद आप शाहजहाँपुर में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र बाजारों में घुमाया जाता है, वो 400 सीटें लाने की बात कर रहे हैं। जनता क्या चूतिया है? महिलाओं को अपना सम्मान नहीं दिखता है? बताइए, आप बताइए, आपको नहीं दिखता है? और उनका खुद का अपना घर कहा जाने वाले मैनपुरी के किसनी में खुलेआम एक युवती को सरेआम रोड पे मारा जाता है, घुमा घुमा के, उसकी कोई FIR एक दर्ज नहीं होती है। तो ऐसे को जनता क्यों वोट देगी, क्यों चुनना चाहिए? उस समय जो प्रशासन था वो महिलाओं की बात को मतलब नाकार कर देता था, स्वीकार नहीं करता भैया। वो उस समय एक समाज का ताकत थी। वो एक समाज, जिस समाज से वो मुख्यमंत्री बन के आते हैं, उन्हीं के समाज के लोगों ने मारा था भाई। उनका तो मुख्यमंत्री बैठा था, क्यों उनके खिलाफ FIR हो? दिक्कत तो गरीबों को थी, दिक्कत तो दलितों को थी। बैकवर्ड की बात करते हैं, बैकवर्ड के लिए क्या किया बताइए, आप बताइए। आप आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दिया, आगरा एक्सप्रेस वे पे भी आप चले जाइए, जगह जगह पे बैठ गया है। और उससे अलग गंगा एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो गया। 594 विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, आप भी तो देख रहे हैं। हाँ, योगी बढ़िया खेलेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है। जो विरोध में सारे आए हुए हैं, जी बिल्कुल बढ़िया है। योगी बढ़िया है, आपको लगता है? समाजवादी पार्टी मतलब पारिवारिक विकास, सिर्फ एक जात का विकास, एक समाज का विकास। समाजवादी पार्टी, हाँ बिल्कुल, गुंडों की पार्टी। और बात बताइए, अगर उपलब्धि समझ रहे हैं, स्प्रे वे की चेकिंग चल रही है, स्प्रे वे को समझ में आए, जहाँ पे भी हुआ है, किसका विकास हुआ है, स्प्रे वे में कितना लंबा घोटाला हुआ है। अगर उसको वो उपलब्धि समझ रहे हैं, तो सब जनता देख रही है कि वो क्या उपलब्धि है। जहाँ उसमें इतना स्प्रे वे में घोटाला भी हुआ है, घुमाव दिया गया है, क्योंकि उसमें घुमाव इसलिए किया गया जहाँ पे उनकी जात ज्यादा थी, इसलिए वहाँ पे। विपक्ष वाले बार कह रहे हैं इतना महंगाई कर दिए योगी जी, 900 रुपए का सिलेंडर कर दिए, तेल इतना में आपको दिखता नहीं है? अरे सिलेंडर 900 के क्या, 9000 का भी हो जाए तब भी योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी आज जो है
प्रशासन जो आज गुंडागर्दी, आज खुलेआम महिलाएं बेटियां घर पे निकल रही हैं, आदमी गरीब आदमी खुलेआम घूम रहा है, आज किसी प्रकार का उसको भय नहीं है, तो उसको ये भय मुक्त सरकार जो चाहिए या उसे सिलेंडर के दाम चाहिए। आपको लग रहा है भय मुक्त? इससे पहले क्या होता था, दौड़ा दौड़ा के मारते थे क्या? इससे पहले हर आदमी गरीब आदमी का उल्लंघन होता था। जितने बीजेपी की कार्यकर्ता थे उन सब लोगों ने जेल काटी है। मैं बताऊंगा और क्या, कन्नौज में आपको पता होगा, कन्नौज में इतने दंगे उस सरकार के समय, समाजवादी पार्टी के समय इतने दंगे हुए, इतने निर्दोष कन्नौज की जनता, कन्नौज के कार्यकर्ता जेल गए, वो निर्दोष गए, जबकि दंगा उन्हीं के इशारों पर हुआ था, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने दंगा किया था, लेकिन निर्दोष लोग जेल काट रहे। आज भी उन पर 20-20 मुकदमे लगे। अपराध की बात करते हैं, ये समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं छोटा सा था, 2014 के पहले 2012 से 17 के बीच में थाने अपराधी चलाते थे, दरोगा उनका एक खुद का कार्यकर्ता होता था, सिपाही उनका एक खुद का गुंडा होता था, वो लोग अवैध वसूली करते थे। यहाँ तक छोड़िए, कप्तान उनके लिए कुर्सी छोड़ता था, उनके छोटे भैया थूक छाप नेता के लिए। ये गुंडे थे, ये थाना चलाते थे, पूरा का पूरा शासन उत्तर प्रदेश सरकार गुंडे चलाते थे। आप देखिए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, ये बड़े बड़े माफियाओं को बाबा जी ने जमीन दोज कर दिया है, उनकी अरबों खरबों की संपत्ति। मगर इन पे भी तो सवाल उठ रहा है भैया। आप जो बोले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, 3 बड़े बड़े मुस्लिम नाम हैं यूपी के, ठीक है, इन पे सवाल उठाया। कल AIMIM प्रमुख ओवैसी आते हैं, अतीक अहमद की जो वाइफ है उनको सदस्यता देते हैं और कहते हैं कि वो तो बाहुबली थे, उनको तो मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। अखिलेश यादव एक मीडिया के मंच पे बैठते हैं, वो कहते हैं कि आजम खान को तो मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई आते हैं सपा के अंदर, वो कहते हैं कि मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, अगर इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है तो ये अफगानिस्तान चले जाएं, इन्हें वहाँ पर मौज मिलेगी, इतनी बड़ी मौज मिलेगी। इनकी 13 साल की बेटी के साथ खुलेआम बलात्कार होगा, इनकी सर्विसशुदा बेटी के साथ पत्थरों से कुचल कर मार दी जाएगी। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में इन्हें मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। जितना उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है, इतना दुनिया के कोने में नहीं है। अगर मुसलमान को एक करने के लिए अल्लाह अकबर का नारा लग सकता, तो हिंदू को एक करने के लिए जय श्री राम का नारा लग राकेश टिकैत है कौन? मैं बताऊंगा। राकेश टिकैत एक पाकिस्तान का एजेंट है, वो एजेंट जो हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के सपने संजोए बैठा है। ये अल्लाह अकबर का नारा कोई आम नारा नहीं उसने लगाया है, उसने एक संदेश दिया है कि अगर हिंदुस्तान का हिंदू एक नहीं हुआ तो आने वाले समय में राकेश टिकैत जैसे गद्दार उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान को बेचने का काम करेंगे। लेकिन एक बात राकेश टिकैत कान खोल के सुन ले, इसने कहा था कि हम लखनऊ आएंगे। अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है तो लखनऊ ही नहीं, लखनऊ की राजधानी के अंदर पैर रख के दिखा दे, बाबा जी लाठी ने इसकी घुसा दे, हमसे कहना। बाबा जी ने भी कहा था किसान की तरह आएंगे तो देख उनका सम्मान होगा। अगर वो किसान की तरह आएंगे तो अपना प्रदर्शन करेंगे, और अगर वो शैतान की तरह आएंगे तो उनका पूजन होगा, वो भी लाठियों द्वारा। और क्या, ये वहाँ पर बैठ के अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, इससे शर्म आनी चाहिए। ये किसान आंदोलन के रूप में इसने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन आज एक राजनीतिक मुखौटा बन बैठा है। वो चंद गद्दार नेताओं को देश बेचने के लिए अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, उसे शर्म आनी चाहिए। वो हिंदुस्तान का किसान उस पर थूक रहा है। मैंने देखा उसकी एक किसान पंचायत में एक अब्दुल चाचा थे, अब्दुल चाचा कह रहे थे मुझे किसान विरोधी 3 कानून वापिस करने हैं, CA, NRC। बताइए, ये किसान विरोधी कानून है? अरे भैया, ये आतंकवाद विरोधी कानून है, इन्हें वापिस करने की बात वो कर रहा है। वो काहे का किसान नेता है? वो एक गद्दार है जिसने हिंदुस्तान की संविधान के साथ गद्दारी करने का सपना संजोए बैठा है।